भारत में आर्थिक नियोजन को देखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कि इकोनॉमी की प्लानिंग हम किस तरीके से करें। कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है कि जैसे राज्य के अभिकरणों द्वारा जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी कार्य करने वाले संस्थान हैं, उनके द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना होता है। यही इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। ये अपने आप में एक सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित रखता है कि भाई सामाजिक नियोजन को भी ये देखता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है कि भाई कल्याणकारी राज्य भी होना चाहिए। जब आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमी की प्लानिंग करते हैं, तो आप सामाजिक महत्व को भी ध्यान रखते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अवधारणा को भी ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक है, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के एक लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, सन 1934 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के जो लेखक थे वो एम विश्वेश्वरैया थे। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता व संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आर्देशिर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसके पूर्व 1943 में ही एक मन्ना नारायण द्वारा गांधीवादी योजना लाई गई थी। 1945 में श्रमिक नेता एम.एन. रॉय द्वारा एक जन योजना लाई गई थी तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, समय दर समय प्राचीन काल से आधुनिक काल में आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले कौन कौन सी योजनाएं आर्थिक प्लानिंग के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए बनाई गई थी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए, एक अगली संस्था के बारे में देखते हैं, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन की बात कर लेते हैं। 1947 में गठित केसी नियोगी संस्तुति समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को एक गैर संविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। मतलब ये इसका संविधान में जिक्र कहीं नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब वर्तमान में जैसे योजना आयोग का जो स्थान है वो नीति आयोग ने ले लिया है। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। अब देखिए, जैसे वित्त, रक्षा, गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। इस आयोग के प्रथम व अंतिम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। आयोग के प्रथम कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अभी हाल ही में अंतिम कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। वर्तमान में यह संस्था इतिहास का विषय हो गई, क्योंकि अब इसका जो स्थान ले लिया है नीति आयोग ने ले लिया है। ठीक है। 1950 के दशक में गठित योजना जो आयोग जो था, अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे से घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 अगस्त को की थी। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से की थी। यह संख्या जो है आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 15 अगस्त 2014 को की थी। ठीक है, संख्या नहीं सही है, संख्या सही है। 2014 को की थी, लाल किले की प्राचीर से। राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में यह बात कही गई थी। मंत्रिमंडल की एक प्रस्ताव के तहत यह नई संस्था 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई थी। इस संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग नाम दिया है। ठीक है, आमतौर पर नीति आयोग की संज्ञा से इसे जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह सरकार के थिंक टैंक के बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के साथ साथ यह राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निर्वहन कर रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्व के प्रमुख मुद्दों पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह के साथ साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं और इसके एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी प्रावधान किया गया है। अब जैसे देखिए, अगली संस्था जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो देखिए, 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, परंतु 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए हैं। इसके कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना, ऐसी सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता को सुधारना, यह आपके एनडीसी के कार्य हैं। अगला कार्य क्या है? अल्प विकसित राष्ट्रों, अल्प विकसित व पिछड़े वर्गों क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना और राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना, तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में जान लेते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 263 में ऐसी परिषद की स्थापना का संगठन करने का प्रावधान किया गया है। प्रक्रिया, दायित्व तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है। जो इंटरस्टेट काउंसिल होती है उसके कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे राज्य तथा केंद्र के मध्य अगर कोई विवाद आता है तो उसकी जांच कर उचित सलाह देना, केंद्र व राज्यों के बाद जो केंद्र और राज्य के हैं उनके लाभों से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना, उपयुक्त विषयों के बारे में उत्तम समन्वय हेतु कार्रवाई की सिफारिश करना कि दोनों में समन्वय बना रहे। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि परिषद एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगी। अब देखिए जून 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनः गठन किया गया था। अब देखिए भारत में आयोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए पंचवर्षीय योजनाएं चलती, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 55 तक चली। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। यह योजना समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। और इसी योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की भी प्रारंभ किया गया था। भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इसी योजना में स्टार्ट किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण योजना थी, ठीक है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। ये कभी कभी पूछ भी ले जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत तथा भारी उद्योगों को प्रधानता दे रही थी, प्रधानता देने वाली योजना थी। इसमें राउरकेला उड़ीसा ये जो संयंत्र थे वो लगाए गए थे, उत्पादन इकाइयाँ लगाई गई थी। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव भी इसी योजना की देन थी। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने के जाने पर जोर दिया गया था। इसी बीच में भारत चीन युद्ध 1962 में होता है और भारत पाक युद्ध 1965 में होता है। 1965 से 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ने से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रहती है। इस योजना में रुपए को अवमूल्यन किया गया था, मतलब रुपए का मूल्य घटाया गया था। 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसको IDBI कहा जाता है, ठीक है। 1965 में ही भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई थी और कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया था। अब देखिए 3 वार्षिक योजनाएं चली थी कि जैसे भारतीय योजना अवधि में इस अवधि जो है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 को योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। कृषि संकट को रोकने और खाद्यान्न कमी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में 1966 और 67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की भी शुरुआत की जाती है। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी था और आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति थी, ठीक है। इस योजना का प्रारूप जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है और 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का भी परीक्षण किया जाता है 1974 में। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से जो
लियांफिक के अंतर्गत योजना से क्या किया गया था कि आगत और निर्गत मॉडल को भी लागू किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DAAP की भी 1973-74 में शुरुआत की गई थी। परिवार नियोजन को लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन को इसमें लागू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1978-79 के स्थान पर ही बंद कर दिया गया, मतलब 79 में बंद होना था लेकिन 78 में बंद कर दिया जाता है। यह योजना DP धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1977-78 में काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान में अंत्योदय योजना भी आरंभ की गई थी। अब देखिए अनवरत योजना का बात कर लेते हैं। 1978 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही 74 से 78 में समाप्त कर दिया गया। इस नई योजना को 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया था, जिसकी संज्ञा अनवरत प्लान के माध्यम से दी गई थी। अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन जो है गुरनार मेडल ने किया था और भारत में इसको पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर DT लकड़ावाला ने लागू किया था। 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको ट्राइसेम कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया जाता है। 2 बार छठी योजना की शुरुआत हुई। पहली बार जनता पार्टी सरकार 1978 से 83 में द्वारा जो केवल 2 वर्षों तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस द्वारा 1980 में शुरुआत की गई। अब छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में। 1980 में कांग्रेस के केंद्र में पुनः सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस ने 1978 से 83 की योजना के स्थान पर नई योजना 1980 से 85 लागू कर दी। इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर भी बल दिया जाता है, और इसमें IRDP और NERP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा और RLEGP जैसी ग्रामीण बेरोजगारी संबंधित कार्यक्रम जो हैं, योजनाएं चलाई गईं। गरीबी उन्मूलन के लिए संपूर्ण देश में छठी योजना में ही लागू किए गए। 1980 में 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद हम कुछ मुख्यों की बातें देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना। इसके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता, रोजगार अवसरों में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक लगभग 6% रही। लक्ष्य था 5% का, लेकिन योजना जो प्राप्ति हुई, लक्ष्य की प्राप्ति, वो उस लक्ष्य से ज़्यादा हुई, 6% हुई। 1986 से डाक विभाग में स्पीड पोस्ट सेवा, सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कापार्ड की स्थापना की गई। 1988 में सेबी की स्थापना होती है। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की जाती है। सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की जाती है और प्रोफेसर राजकृष्णन ने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में भी वर्णित किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो यह योजना जो है आधारभूत ढांचे पर बल देने के रूप में परिणत जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित थी। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बनता है और 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की जाती है। अब कुछ वार्षिक योजनाओं को देख लेते हैं कि जिसे राजनीतिक अस्थायित्व और भुगतान संतुलन के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने 1990 में सिडबी की शुरुआत की। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा की जाती है, LPG की। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जैसे योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता व क्षेत्रीय संतुलन जैसे 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था।
अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 10वीं योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% था। उपलब्धि जो रही वो लक्ष्य से कम रहती है, 7.6% रहती है प्रतिवर्ष। अब 7.6 की ये समृद्धि दर अब तक की किसी भी योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। 2001 तक गरीबी का अनुपात जो 26% बढ़कर घटकर 21% हो गया था और 2012 तक जो है 15% बिंदु तक लाना था। ठीक है, सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिला कराना, 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई को 5 साल पूरा कराना, साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना और 2007 तक शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति हजार तक लाना और 2012 में कम करके 28 प्रति हजार तक किया जाना। मातृत्व मृत्यु दर 2007 तक 2 प्रति हजार तथा 2012 तक 1 प्रति हजार पहुंचाना। 2007 तक वानिकीकरण को 25% और 2012 तक 33% के स्तर पर ले जाना। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों सारी चीज़ों को जान लेते हैं। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2007 से 12 के बीच में माना जाता है। देखिए इसका दृष्टिकोण जो था, इसका जो थीम था, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। जीडीपी वृद्धि दर कितना रही? लक्ष्य था 9% का और प्राप्ति हुई 7.9% की। जो वृद्धि जीडीपी वृद्धिमान पूंजी अनुपात था तो वह 4.1 था। जीडीपी के अनुपात में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3.7% थी। लक्ष्य कितना था? 4% का। अब क्षेत्रवार सर्वाधिक वास्तविक परिचय देख लेते हैं। सामाजिक सेवाओं में 27.45% था, ऊर्जा में 24.89% था, परिवहन में 20.23% था। अगली जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 12 दिसंबर 2012 को संपन्न राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दस्तावेज को स्वीकृति प्रदान की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के अवधारणा दस्तावेज का केंद्र बिंदु रहा और इसका थीम क्या था? तीव्रता, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। अब देखिए वार्षिक औसत के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 8.2%। कृषि क्षेत्रक वृद्धि दर 4.4% और उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1%, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर 9.1%, बचत दर जीडीपी का 36.2%, निवेश दर जो था 38.7% लक्षित किया गया और औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा जो था वह योजना आयोग की अवधि में जीडीपी के दौरान 3.25% के स्तर से सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके साथ क्या है? थोक मूल्य सूचकांक की औसत वार्षिक वृद्धि दर को 12वीं योजना में 4.5 से 5% तक ही सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं योजना अवधि में निर्धनता में 10% की कमी लाना, गैर कृषि में 50 मिलियन रोजगार का सृजन करना, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि प्राप्त करना और अवसंरचना में निवेश को जीडीपी के 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना। ठीक है, तो ये आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सभी आयोजना काल को, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए।